सुप्रभात बेटा। हम जो हिंदी व्याकरण में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह क्या है? वाक्य विचार। और वाक्य विचार को समझने के लिए हमने हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक और पढ़े थे। कौन कौन से? वर्ण विचार और शब्द विचार। तो वर्ण विचार और शब्द विचार को समझते हुए हम वाक्य विचार को समझेंगे। वर्ण विचार किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसके और खंड अथवा टुकड़े ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ण लिया का। अब का शब्द का हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या है? वर्ण है। और शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, तो अगर हम क, ल, म, इन तीनों ही शब्दों को अगर हम इनका समूह बना दें, इन्हें जोड़ दें और इनका क्या है, एक सार्थक अर्थ निकल आए, तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो ये क ल म, ये जो क ल म ये तीनों क्या है? वर्ण है। इनको जब हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गए? एक शब्द बन गया, कलम। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो हमने वर्ण को समझ लिया, शब्द को समझ लिया। अब हम आ गए वाक्य विचार पर। तो वाक्य विचार क्या कहलाएगा? शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। तो वाक्य विचार को समझने के लिए वाक्य विचार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। सार्थक शब्दों का समूह व्याकरणिक नियमानुसार व्यवस्थित करने पर जब पूर्ण अर्थ का बोध कराता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, सावन आज में पहली के वर्षा बार हुई महीने। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं ये क्या है? व्याकरण नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि यह वाक्य जो है एक सार्थक अर्थ का बोध नहीं करवा रहा है। अब जैसे यहाँ पर आज सावन के महीने में पहली बार वर्षा हुई, इन्हीं शब्दों को क्या है? व्याकरणिक नियम के अनुसार लगा दिया गया है। तो यह क्या है? एक सार्थक अर्थ प्रदान कर रहा है। तो यह क्या है? यह वाक्य है। और जो व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्य शब्दों का सार्थक समूह कैसे बनाया जाता है? पहले कर्ता, फिर कर्म और सबसे अंत में क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहाँ पर जैसे होना क्या है? क्रिया है। यह सबसे अंत में है। क्या हुई? वर्षा हुई। तो वर्षा क्या हो गई? कर्म हो गई। और महीने में, तो महीने में क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। ऐसे ही खीर माँ पुए ने बनाए, तो इसको जब हम इसका सार्थक, इन शब्दों का सार्थक समूह बनाएंगे तो माँ ने खीर पुए बनाए। तो ये क्या हो गया? यह एक वाक्य बन गया। और हम सभी खाए ने, तो इसको जो हम सभी ने खाए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है। और विधेय क्या कहलाता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। इसमें कर्म का विस्तार अथवा क्रिया का विस्तार आदि आते हैं। तो हम इसे अगर साधारण भाषा में समझें तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य को हम कर्ता कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कर्ता है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। उसमें कर्म विस्तार होगा और क्रिया का विस्तार होगा। जैसे उद्देश्य कुछ बच्चों ने, तो यहाँ पर बच्चे क्या है? उद्देश्य है। और उसका विस्तार क्या हो गया? कुछ शब्द, ये कुछ जो है यह कर्ता का विस्तार हो गया। और विधेय देशभक्ति का गीत गाया गया। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ऐसे ही एकलव्य उद्देश्य है और गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना। तो ये क्या उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है? तो यहाँ पर क्या है? ये विधेय है।
अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि उद्देश्य विस्तार क्या होता है और विधेय विस्तार क्या होता है। जैसे वाक्य है, गरीब किसान को मोहरों से भरा कलश मिला। तो इसमें किसान जो है उद्देश्य है, लेकिन इसका विस्तार शब्द क्या है, गरीब, क्योंकि ये क्या है, उद्देश्य से संबंधित है, अर्थात कर्ता से संबंधित है। और विधेय विस्तार क्या कहलाएगा, जो क्रिया अथवा कर्म से संबंधित शब्द होंगे वे विधेय विस्तार कहलाएंगे। जैसे मोहरों से भरा कलश मिला, तो ये मिला का क्या हो गया, विधेय विस्तार हो गया। ऐसे सभी स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। तो स्त्रियां क्या है, उद्देश्य है, लेकिन उससे संबंधित एक शब्द और है सभी, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार शब्द हो गया। और मंगल गीत गाए, तो मंगल गीत क्या हो गया, विधेय का विस्तार शब्द है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गुनगुन व्याकरण पढ़ती है, अभिनव ने सितार बजाया। तो यहाँ पर कोई कार्य क्या है, सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से क्रिया के निषेध ना होने या करने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गुनगुन व्याकरण नहीं पढ़ती है, अनिकेत ने इस वर्ष परीक्षा नहीं दी। अगर हम निषेधवाचक वाक्य को साधारणतः समझें तो जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो वह क्या कहलाएगा, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या गुनगुन व्याकरण पढ़ती है, तुम क्या लिख रही हो। जैसे कौन शब्द हो गया, ठीक है, कहाँ शब्द हो गया, किसके शब्द हो गया, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर चौथा दिया हुआ है विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय बेचारा फिर से फेल हो गया, तो इसमें क्या है, यह शोक सूचक अर्थात दुख बोधक वाक्य है। अरे दादाजी आए हैं, तो यह विस्मय सूचक हो गया, मतलब अचानक से पता चला। और छी ये ऐसी गंदी बातें नहीं करते, तो ये क्या है, ये घृणा सूचक वाक्य है। आहा माँ ने खट्टा मीठा अचार बनाया है, ये तो हर्ष सूचक वाक्य है। ठीक है, हर्ष का मतलब होता है खुश होना। अब पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ पर क्या है, आदेश दिया जा रहा है। गुनगुन तुम व्याकरण पढ़ो, तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। जैसे मुझे यहाँ से जाने की कृपया अनुमति दें, तो वहाँ पे क्या है, अनुमति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य हैं। छठा इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गुनगुन व्याकरण पढ़े, मतलब ये क्या है, यह इच्छावाचक वाक्य है, यहाँ पर इच्छा का बोध हो रहा है। आयुष्मान भव, आशीर्वाद देना, ये भी क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। अब संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने होने में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद हम आज सर्कस देखने जाएं, संभवतः गाड़ी समय पर आ जाए। तो यहाँ पर जो शायद है
अथवा संभवतः है। तो ये दोनों में ही क्या है, संभावना या संदेह का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बीमार को समय पर दवा मिल जाती तो वह जल्दी ठीक हो जाता। यहाँ पर एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया पर निर्भर हैगी। तो यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। यदि बीमार को समय पर दवा मिल जाती तो वह जल्दी ठीक हो जाता। यदि तुम परीक्षा में नकल नहीं करते तो अध्यापिका जी तुम्हें परीक्षा भवन से बाहर नहीं निकालते। तो हमने अभी पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, ईक्षावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे ग्वालिन ने दूध बेचा, तो वहाँ यहाँ पर ग्वालिन क्या है, उद्देश्य है, और दूध बेचा तो ये क्या है, ये मतलब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो दूध बेचना क्या है, विधेय है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो इसलिए क्या है, यह वाक्य सरल वाक्य है। भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राजा को दे दी। तो भामा शाह क्या है, उद्देश्य है, और उसने अपनी सारी संपत्ति राजा को दे दी। तो उद्देश्य के विषय में यह जो कुछ भी कहा जा रहा है तो यह क्या है, विधेय है। और अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द उपवाक्य और दूसरा शब्द क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो उपवाक्य जहाँ दो या दो से अधिक होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जो दो उपवाक्य जो होते हैं मुख्य वाक्य से वाक्य का जुड़ना समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है वाक्य, मीना का खिलौना टूट गया इसलिए वह रो रही है। तो मीना का खिलौना टूट गया इसलिए वह रो रही है। तो इसलिए शब्द इसमें क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे हमने घर का कोना कोना छान मारा किंतु रुपए नहीं मिले। स्मृति भरतनाट्यम सीखने जाएगी और उसके साथ मैं भी जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, और, किंतु, इसलिए, तथा, परंतु, ये सभी शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है जहाँ पर और, इसलिए, किंतु, परंतु समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर विशेष नियम बताया गया संयुक्त वाक्य का कि संयुक्त वाक्य में आने वाले दोनों ही उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इनमें कोई भी वाक्य पद पर आश्रित नहीं होता है। और अब हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें एक प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। और मिश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य उसे कहा जाता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, और आश्रित उपवाक्य
व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जो प्रधान तथा आश्रित वाक्य को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे माँ ने कहा था कि आज जल्दी घर लौट आना, तो की है व्यधि समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। कि, जब, तब, वह, जो, क्योंकि, ठीक है, ये सभी शब्द क्या है? ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे शब्द कहलाते हैं जो प्रधान अथवा आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर माँ ने कहा था कि, तो ये क्या है? यह एक प्रधान वाक्य है। आज जल्दी घर लौट आना, यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जब वह मेरे घर पहुंचा तब मैं सो रहा था, तो यहाँ पर तब मैं सो रहा था, ये क्या है? यह प्रधान वाक्य है और यह आश्रित वाक्य है। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वह मेरा भाई था, भाई है तो वह मेरा मित्र है, तो ये क्या है? यह प्रधान वाक्य है और यह क्या है? आश्रित वाक्य है। अब यहाँ पर बताया सरल वाक्य में सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे। तो सरल से मिश्रित वाक्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाए जाए जिनमें से एक प्रधान तथा दूसरा क्या हो? आश्रित हो। दोनों उपवाक्यों को व्यधिकरण उपवाक्यों से जोड़ा जाए। और व्यधिकरण उपवाक्य क्या कहलाते हैं? जो प्रधान और आश्रित वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे वर्षा आने से सभी लोग प्रसन्न हो उठते थे, तो ये तो एक सरल वाक्य हो गया। लेकिन जब इसका हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो उठे, तो यहाँ पर जब और तब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। यहाँ पर शेर पिंजरे में दहाड़ रहा है, तो जो शेर पिंजरे में है वह दहाड़ रहा है, तो जो और वह क्या हो गया? समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तीन नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो जहाँ और उस क्या हो गया? यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है जो कि दो वाक्यों को, प्रधान अथवा आश्रित वाक्यों को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। सरल वाक्यों से दो उपवाक्य बनाए जाए और दोनों उपवाक्य क्या हो? स्वतंत्र हो, उनमें आश्रय और आश्रित का संबंध नहीं हो, दोनों उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों। और जो शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सरल वाक्य है, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर अमेरिका भेजा, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बन गया? मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेजा, तो और क्या हो गया? यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। वह हरी मिर्ची खाते ही रोने लगा, उसने हरी मिर्ची खा ली इसलिए वह रोने लगा। नेताजी के भाषण शुरू करते ही लोग उठकर चले गए, तो नेताजी ने भाषण शुरू किया और लोग उठकर चले गए। इसमें जो दोनों वाक्य हैं ये क्या है? यह स्वतंत्र हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय वाक्यों में आश्रय और आश्रित संबंध जोड़ देने चाहिए, तब वह वाक्य क्या बन जाता है? मिश्रित वाक्य बन जाता है। जैसे रीमा ने बाजार से सामान खरीदा और घर आ गई, तो और जो है ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, तो यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य बन गया। लेकिन जब मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो जब रीमा ने बाजार से सामान खरीदा तब वह घर
आई। तो इस तरह से क्या बन गया, यह मिश्रित वाक्य बन गया। वह गाड़ी में बैठी और गाड़ी चल दी। और यहाँ पर जैसे ही वह गाड़ी में बैठी वैसे ही गाड़ी चल दी। यहाँ पर एक आश्रय और दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य होना चाहिए मिश्रित वाक्य बनाते समय। और तीसरा है महेंद्र गरीब है किंतु क्या है, ईमानदार है। यद्यपि महेंद्र गरीब है तथापि क्या है, ईमानदार है। तो मिश्रित वाक्य बनाते समय जो उपवाक्य होता है वह आश्रय वाक्य पे क्या होता है, आश्रित होता है। तो वाक्य में दोनों ही उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पर बताया कि अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर किस प्रकार बदला जा सकता है। जैसे छात्र लेख लिखेगा, ये क्या है, यह विधानवाचक वाक्य है। छात्र लेख नहीं लिखेगा, यह निषेधवाचक वाक्य बन गया। जब हम प्रश्न करेंगे क्या छात्र लेख लिखेगा, तो यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक। और छात्र लेख लिखो तो यहाँ पर क्या हो गया, आज्ञावाचक। अरे छात्र लेख लिखेगा तो ये क्या है, विस्मयवाचक। शायद छात्र लेख लिखे तो ये क्या है, संदेहवाचक। छात्र लेख लिखे तो ये क्या है, ईर्ष्यावाचक वाक्य है। तो हम किस प्रकार से अर्थ के आधार पर अर्थ को क्या है, 8 प्रकार से बदल सकते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक और ईर्ष्यावाचक रूप में। और संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। और मिश्रित वाक्य में एक आश्रय और दूसरा वाक्य क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, तो बेटा आपको वाक्य विचार जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो मुख्य बातें दी होती हैं आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेत। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो बेटा आपको वाक्य विचार क्या है समझ में आ गया होगा। ओके।